प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं, और हम लोग बच्चों कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में सीख रहे थे। आज उसमें हम दूसरा वीडियो देखेंगे, पार्ट 2, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, पार्ट 2 सीखेंगे। उसमें हम इस पार्ट में क्या क्या है बच्चों, हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें भी बता दे रहे हैं। कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी में सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी जिसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं, मातृकोशिका, मूल कोशिका, स्टेम सेल्स जिसको हम बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी और उसके व्यवहारिक उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये सब टॉपिक जो है हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। तो बच्चों थोड़ा सा हम जो वीडियो हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था, थोड़ा सा उसका रिवीजन करके हम आगे आपको सिखाते हैं। जैसे हमने सीखा था कोशिका किसे कहते हैं, हमने आपको उदाहरण भी बताया था। जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से सेल की सहायता से अपने शरीर का भी निर्माण हुआ है। तो ये सेल है कोशिका, और कोशिकाओं के प्रकार हैं। ये तमाम प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनसे अपना शरीर बना हुआ है। तो कोशिका जो है बच्चों सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। आपको सदैव ध्यान में रखना है बच्चों, हमने अंगदान के बारे में आपको बताया था। अंगदान में आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद अपने कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो कई घंटे तक जीवित रहते, माने उसमें जान रहती है, आप उसको दूसरे के उपयोग के लिए दे सकते हैं। जैसे आँखें हैं, फेफड़े हैं, ये सब देखिए, आँखें हैं, फेफड़े हैं, यकृत है, हड्डी है, त्वचा, मूत्रपिंड, स्वादुपिंड और एक हृदय। ये दान करने योग्य अंग होते हैं बच्चों। आप जैसा जानते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका शरीर अगर जला दिया जाता है तो सारे अंग उसमें नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप ये अंग आप दान कर देते हैं तो दूसरे का जीवन में काम आ सकता है। तो अंगदान और प्रत्यारोपण, इन पर कानून का नियंत्रण हो, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा न हो, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 और बाद में इसे 2009, 2011 और 2014 में की गई सुधारणा द्वारा कानून से सुरक्षा दी गई है। ये कानून से क्या हो गई है, सुरक्षा दी गई है। हमें अंगदान अपना करना चाहिए बच्चों, सबको, क्योंकि हमने बताया मृत्यु के पश्चात आपके अंग नष्ट हो जाते हैं। तो दान करने योग्य अंग जो है बच्चों, इन्हें आप याद रखिए, फेफड़े, यकृत, हड्डी, हृदय, स्वादुपिंडों, मूत्रपिंड, त्वचा और आंखें। कोई अंधा है, आँख खराब हो गई है, उसको अपनी आँख दे करके आप उसको जीवन दान दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी आंखों से देख सकता है।
फेफड़े, यकृत, हड्डी, हृदय, स्वादुपिंड, मूत्रपिंड, त्वचा, आँख, ये सब दान करने योग्य अंग है। बहुत सारे लोग माने मरने के पहले अपना अंग दान करना पड़ता है। तो आपके मरने के बाद ऐसा नहीं कि आप जिंदा है तो डॉक्टर निकाल लेगा आपके शरीर से, नहीं। ये सभी जो अंग हैं, आपकी मृत्यु जब हो जाती है, सांस रुक जाती है, इनमें जान रहती है, तो ये वो निकाल करके डॉक्टर लोग और दूसरे के उपयोग में ला देते हैं। आज हम बच्चों उसके बाद आगे आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का खेती और उसके संयोग से अन्य घटकों का क्या परिणाम हुआ है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग आजकल हर क्षेत्र में किया जा रहा है बच्चों। मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संस्करण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? ये देखिए, मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, परमाणुविक जैव विज्ञान और जनुकीय अभियांत्रिकी, इन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समावेश होता है। मुख्य रूप से इनका जहाँ पर उपयोग होता है, खेती से अधिक उत्पादन हो और इस उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। औषधि विज्ञान में प्रतिजैविक, जीवन सत्व और इंसुलिन जैसे संप्रेरकों के उत्पादन के प्रयोग जो होते हैं वो सफल हुए हैं। जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से किन किन बातों का समावेश होता है? जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। पहला है, ये देखिए, सूक्ष्म जीव है बच्चों। सूक्ष्म जीव की विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करना, जैसे आपके घर में है दूध से दही बनना, चोटे से अल्कोहल बनाना, ये सब सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। कोशिका जो स्टेम सेल है, देखिए कोशिका कैसे बनती है। सभी कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग करना, विशिष्ट कोशिका द्वारा प्रतिजैविक टीकों का निर्माण आदि जो होता है, कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग करके किया जाता है। तीसरा है डीएनए, प्रथिन जैसे जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग करना। चौथा है जनुकीय परिवर्तन, जेनेटिक मैन्युपुलेशन करवा के मनचाहे गुणधर्म वाली वनस्पति, प्राणी, उसी प्रकार विभिन्न पदार्थों का निर्माण करना। जीवाणुओं में जनुकीय परिवर्तन करके उन्हें मनुष्य की वृद्धि के संप्रेरक हार्मोन्स निर्माण के लिए विवश करना। लास्ट है बच्चों कि गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में संपूर्ण कोशिका या ऊतकों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऊतक संवर्धन है, संकरित बीजों का निर्माण आदि जो होती है कोशिकाओं। हम सभी जानते हैं अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अगर खेती से अधिक उत्पादन न हो, अधिक से अधिक दवाओं का उत्पादन न हो, तो हमें पूर्ति नहीं की जा सकती। अब जैव प्रौद्योगिकी के, बायोटेक्नोलॉजी के लाभ क्या है? इसके बहुत सारे लाभ है बच्चों। जैव प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या है? आप सभी जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, जो खेती योग्य जमीन है वो कम है, लेकिन जो भी खेती है उसी से हम सबको खिलाना पिलाना है। तो पृथ्वी की भूमि जो है, ये देखिए, भूमि पर
सीमित होने के कारण प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लेना जैव प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। मनुष्य संकरित हाइब्रिड बीज बोए जाते हैं, उस पर खाद पानी अच्छे ढंग से की जाती है, रख रखाव अच्छा किया जाता है, तो उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। वनस्पति की जो रोग प्रतिरोधक नस्लें बनने से रोगों के नियंत्रण पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। जैसे बच्चा पैदा होता है बच्चों, तभी उसको विभिन्न प्रकार के टीके लगा दिए जाते हैं, उसको बीमारी न हो, पहले से सावधानी बरती जाती है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो शीघ्र फल धारण करती हैं। शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने से प्रतिवर्ष अधिक से अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है। तापमान में परिवर्तन हुआ, पानी की मात्रा, जमीन की उपजाऊ क्षमता, ऐसे बदलते पर्यावरण में भी टिके रहने वाली नस्लों का निर्माण संभव हो सका है। तो बच्चों, इस जैव प्रौद्योगिकी के बहुत सारे लाभ हैं। अब देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का विकास कब हुआ। बच्चों, भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास बच्चों 1982 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंडल की स्थापना की। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। 1986 में इस मंडल का रूपांतरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया। आज भारत की कई संस्थाएं इसी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य कर रही हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यूज एंड सेल कल्चर्स, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इन विभिन्न संस्थाओं का समावेश है। इन संस्थाओं में उच्च शिक्षा एवं संशोधन कार्य करने की सुविधा की गई है, जिसे हजारों छात्र स्नातक की शिक्षा लेकर संशोधन द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। अपनी इंडियन बायोटेक कंपनीज हैं, जैसे आपने अभी देखा वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस, इसके टीके वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बना लिया है। उसमें जैव प्रौद्योगिकी का ही उपयोग है और इसी के कारण जो है संभव हो पाया है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में ज्यादा ही हुआ है। ये देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग में कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें है फसल जैव प्रौद्योगिकी, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों, पहले आप सभी जानते थे, सभी गांव के रहने वाले हैं, जो लोग गांव में जाते थे, जैसे फसल पैदा होती थी उसमें से कुछ बीज जो अच्छे रहते थे निकाल के हम रख देते थे, उसका उपयोग अगले साल के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज टेक्नोलॉजी की सहायता से कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि उत्पादकता एवं विविधता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे हाइब्रिड बीज बाजार में मिलते हैं। दो अलग अलग फसलों के जनुक, हाइब्रिड क्या होता है बच्चों? दो अलग अलग फसलों के जनुक एकत्रित करके विभिन्न फसलों को संकरित प्रजातियां निर्माण की जाती हैं और फलों के लिए ये बड़े पैमाने पर उपयोग होती हैं। दूसरा है जनुकी दृष्टि से उन्नत फसलें। बाहर के जनुक को किसी फसल के जनुकी सांचे में डालकर प्राप्त किए गए
ऐच्छिक गुणधर्मों की फसलों को जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें कहते हैं। इस पद्धति में फसलों का अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिकारक, प्रवाहकत्व प्रतिकारक, तृणनाशक प्रतिकारक, अकाल तथा थ्रडी की परिस्थिति में भी टिकने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां निर्माण किया जाता है। इसका कृषि क्षेत्र में बहुत ही उपयोग है। ऐसा नहीं, हम कपड़े भी पहनते हैं, बीटी कपास, इसमें भी बीटी कपास होता है जो आप जानते हैं, इससे कपड़े बनते हैं। ये बीटी कपास, ये देखिए चित्र है बीटी कपास का। बैसिलस यूरिन जाइनिसस इस जीवाणु से एक विशिष्ट जनुक निकालकर उसे कपास के जनुक से जोड़ दिया गया, जिसके कारण कपास की बाड़ इल्ली के लिए घातक होने वाली जहर कपास की पत्तियों में और बाड़ में तैयार होने लगता है। बाड़ इल्ली ने कपास की पत्ती खाई तो ये जहर उसकी अन्न नलिका को नष्ट कर देता है। इससे इल्ली क्या होती है बच्चों, मर जाती है और वो कपास को नुकसान नहीं पहुंचा देती है। इसी प्रकार से सब्जियों में ये देखिए बीटी बैगन है, ये जो धागे उगे बनाए जाते हैं कपास से बनाए जाते हैं, हमारे कपड़े भी कपास से हैं। बीटी बैगन, बीटी ब्रिंजल जिसको बोलते हैं, ये है बैसिलस यूरिनजाइनेसिस। इस जीवाणुओं से मिलने वाले जनुक का उपयोग कर बीटी बैगन तैयार किए जा गए हैं। बीटी कपास के जैसे ही ये बैगन की सुधारित नस्लें कीटों का नाश करती है, मतलब ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसी प्रकार से हम जो चावल खाते हैं बच्चों, जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व ए निर्माण करने वाले जनुक डाले गए। 2005 में निर्मित किए गए गोल्डन राइस 2 में साधारण चावल की अपेक्षा 23 गुना बीटा कैरोटीन जो होते हैं मिलते हैं। साधारण चावल की अपेक्षा 23 गुना बीटा कैरोटीन इसमें मिलता है गोल्डन राइस में। और तृणनाशक विरोधी वनस्पतियां, तृणनाशक विरोधी वनस्पतियां, आप जैसे जानते हैं कि फसल जब उगती है उसमें बहुत सारे पौधे जो हम नहीं चाहते वो भी उगाते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तो तृण के कारण जो होती है फसलों की वृद्धि में बाधा पड़ती है। तृणों का नाश करने के लिए तृणनाशक माने कीटनाशक का उपयोग होता था, और जिसका विपरीत असर क्या पड़ता था कि उसका असर फसलों पर होता था। इसलिए तृणनाशक रोधी वनस्पति का निर्माण किया जा रहा है और इससे बाहर निकलने वाले रसायनों से तृणों पर नियंत्रण पाना जो होता है आसानी से संभव हो गया है। आसानी से क्या हो गया है, संभव हो गया है। फर्टिलाइजर्स बच्चों, बायो फर्टिलाइजर्स आजकल जैसा आप देख रहे हैं टीवी में प्रचार आता है। पहले के समय में हमारे पास रासायनिक खादें थी, कम थी, उसका उपयोग बहुत कम लोग करते थे। जैविक खाद जो अपने जानवरों के मलमूत्र से, पेड़ों की पत्तियों से जो हमारी फसल होती थी, गेहूं, धान, उसके जो पौधे होते थे, या हमारे खेतों में कुछ फसलें ऐसी उगाई जाती थी कि उसमें से जो उसकी फल है उसका निकाल लिया जाता था और उसको पेड़ पौधों को उसी मिट्टी में मिला दिया जाता था, तो जैविक खाद जो होती वो बन जाती थी। जैविक खाद क्या होती थी बच्चों, बन जाती थी। उसमें जो फसल हम बोते थे, जो उसका अनाज निकलता था, उसको हमें खाने में हमारी पौष्टिकता ज़्यादा रहती थी। तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके आजकल हम जैविक खादों का उपयोग करने से फसलों की जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की तथा फास्फेट घुलने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। और अगर रासायनिक खादों का
हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो अपनी जो ये जमीन है वो बंजर जैसी हो जाएगी। मतलब एक समय ऐसा आएगा उसमें कोई भी अन्न आप पैदा नहीं कर सकते हो। इसलिए बच्चों हमें जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। अब बायो फर्टिलाइजर जैसे आप जानते हैं पहले किसान रहते थे, अपने टेक्नोलॉजी से नहीं चलते थे, सभी लोग जानवर रखते थे, उससे खादें तैयार हो जाती थी, वो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से होती थी। मतलब घर में ही आपको बिना एक पैसा खर्चा किए खाद की मात्रा मिल जाती थी। लेकिन अब लोग टेक्नोलॉजी के स्थान पर टेक्नोलॉजी का विकास अधिक हो गया है, लोग ट्रैक्टर से मशीनों से खेती करने लगे हैं, तो अब जानवरों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है कि हमारी पृथ्वी जो होती है अनुपजाऊ होती चली जा रही है, क्योंकि हम हर साल जो खाद डालने की क्षमता उसको बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हमको पैदावार ज़्यादा लेना है। अपनी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और सभी को खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए। इसलिए किसान भाई हमारे क्या करते हैं, पैदावार अधिक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा हम करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि अपनी जमीन जो है उसमें कुछ भी नहीं उगेगा, उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों पशु संवर्धन, एनिमल हस्बेंड्री आप जैसे जाते पहले देसी गाय हुआ करती थी, देसी भैंस हुआ करती थी, जैसे बीजों का हाइब्रिड आने लगा उसी प्रकार से पशु संवर्धन में भी कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल और गर्भ प्रत्यारोपण, ये दो विधियां जो होती हैं, ये दो विधियां मुख्य रूप से हैं, कृत्रिम गर्भाधान और गर्भ प्रत्यारोपण। ये दो विधियां मुख्य रूप से पशु संवर्धन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इससे विभिन्न प्राणीज उत्पादों की मात्रा एवं गुणवत्ता इन दोनों में ही वृद्धि होती है, जैसे दूध, मांस, लोकर आदि, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इसी प्रकार से श्रम करने के लिए भी काम करने वाले जानवरों की शक्तिशाली प्रजातियां भी निर्माण की गई हैं, इसके बाद आती है बात बच्चों, यहाँ पर देखिए कैटल है, जानवर है, ये गाय आप अब देखते हैं कि जर्सी गाय है। पहले जर्सी गाय नहीं होती थी, देसी गाय उतरते थे, लेकिन देसी गाय दूध कम देती थी बच्चों, तो दूध को आपूर्ति नहीं हो पाती थी। हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा तो देसी गायों का एक कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, गर्भ प्रत्यारोपण के द्वारा देसी गाय दूध ज़्यादा देती है। ये भेड़, बकरियां, मुर्गी, ये भी सब आप कहते ना ये देसी है, ये देसी नहीं है, मतलब वो आर्टिफिशियल ढंग से है। कृत्रिम गर्भाधान और गर्भ प्रत्यारोपण की सहायता से जो प्रजातियां उपयोग में लाई गई हैं उनका उपयोग हो रहा है, उनकी पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। तो प्राणियों की विभिन्न संकरित प्रजातियों की जानकारी हमें है, उनका उपयोग भी कर रहे हैं, उनसे क्या क्या लाभ है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। तो पशु संवर्धन में कृत्रिम गर्भाधान आता है और गर्भ प्रत्यारोपण आता है। ये दो विधियां मुख्य रूप से संवर्धन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। मानवीय स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ हो बच्चों, सभी लोग चाहते हैं, कोई बीमार होना नहीं चाहता, सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, समय से खाना खाना चाहिए, समय से व्यायाम करना चाहिए और आप लोगों को समय से पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर
दो चीजें आती है, एक तो रोग निदान और दूसरा रोग उपचार। ह्यूमन हेल्थ, सभी लोग चाहते हैं कि अपना स्वास्थ्य अच्छा हो। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मानव स्वास्थ्य व्यवस्थापन के दो मुख्य पहलू हैं। एक है रोग निदान और दूसरा है रोग उपचार। तो किसी रोग विकार में व्यक्ति के जनकों की कोई भूमिका हो तो वह जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तुरंत पहचानी जा सकती है। बच्चों, पहले हमको रोग होते थे, उसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। जैसे हमारे शरीर में कितना ब्लड है कि कम है, वो भी नहीं मालूम होता। तो जैसे हाथ पैर हम अपनी अंगुली दबा कर देखते थे, किनको आंख में आंख दबा कर डॉक्टर देखते थे या अंगुली दबा कर देखते थे कि ब्लड है कि नहीं है। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ये सारी बातें आराम से पहचानी जाने लगी। जैसे मधुमेह है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, आज ये बहुत फैला हुआ है, छोटे से लेकर के बूढ़ों तक में। हृदय हार्ट डिजीज है। अब इनका भी इलाज जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। इनका भी इलाज क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। माने लक्षण दिखाई देने से, बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उस लक्षण से ही हम उसकी जानकारी पा जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से आपने एड्स का नाम सुना होगा, डेंगू का नाम सुना है और आप अभी कोरोना का भी नाम सुन रहे हैं। तो बच्चों, इन सब का इलाज कुछ मिनटों में किया जाता है, जिससे उसका तुरंत उपचार जो होता तुरंत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हुआ है, जैसे बुखार हुआ है, तुरंत आपको दवा मिल जाएगी तो बुखार आपको जल्दी से ठीक हो सकता है। तो रोगों के उपचार के लिए, रोग अगर क्लियर हो गया क्या रोग आपके है, तो उसका उपचार किया जा सकता है। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए रोग निदान और रोग उपचार, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं, बहुत जरूरी है। रोग के उपचार करने के लिए विभिन्न दवाइयां होती हैं। जो रोग जैसे मधुमेह हो गया, उसके उपचार के लिए इंसुलिन होता है। इंसुलिन संप्रेरक उपयोगी है। पहले इंसुलिन घोड़े के शरीर से प्राप्त किया जाता था, परंतु अब वही इंसुलिन जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणु द्वारा तैयार किया जा रहा है। माने इंसुलिन जो लगती है हमको, जिसको डायबिटीज की मात्रा ज्यादा रहती है, तो घोड़े के शरीर से निकाला जाता था। अब वही इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जीवाणुओं के जनुकीय ढांचे में इंसुलिन का मानवीय जनुक जोड़ा जाता है और इस पद्धति द्वारा विभिन्न टीके जो अपने देश में बनने लगे हैं, प्रतिजैविक भी बनाए जा रहे हैं। बच्चों, वैक्सीन और वैक्सीनेशन, अभी जैसे कोरोना टीका लगना शुरू हो गया है, तो उसको बोलते हैं टीका और टीकाकरण, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशंस। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशंस, विशिष्ट रोग जंतु, हर क्या एक ही नहीं कि एक ही टीका सब में लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर रोग के लिए टीके भी अलग अलग होते हैं। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशंस, देखिए बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार हुआ है। बच्चों, विशिष्ट रोग जंतु या रोग के खिलाफ अस्थायी अथवा कुछ समयावधि तक प्रतिकारक क्षमता प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिजन एंटीजन युक्त पदार्थ क्या है? टीका है। जैसे टीका लगा दिया जाता है जिसका, जैसे चेचक का लगा दिया गया, खांसी का लगा दिया गया, तो आपके ये रोग जल्दी नहीं होने वाले हैं। पारंपरिक विधि से रोग जंतुओं का उपयोग करके ही टीके बनाए जाते हैं। उसके लिए रोग जंतुओं को पूरी तरह से मारकर पारंपरिक विधि से उनको पूरा मार करके या अधमरा करके
उनका उपयोग टीके के रूप में किया जाता है। इससे कुछ लोगों में संबंधित रोग का संचरण होने की संभावना होती थी। इस पर दूसरे पर्याय के रूप में वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। पहले जानवरों का उपयोग करते थे बच्चों, उनको मार करके या आधमरा करके, लेकिन अब उनके स्थान पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। उसके लिए उन्होंने रोग जंतुओं की जो प्रथिन या प्रतिजन का कार्य करते हैं, उनके जनुक प्राप्त करके उनकी सहायता से प्रयोगशाला में ही ये देखिए, उनकी सहायता से तैयार की गए टीकों में लंबे समय तक टिकाऊ बने रहने की क्षमता होती है। ये किसकी है? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। पोलियो के टीके हुए, हेपेटाइटिस के टीके हुए, ये सब टीके टाइम टाइम पर लगा दिए जाते हैं तो बच्चों को कोई रोग होता नहीं है। आजकल जैसा आप जानते हैं बच्चों, हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो बाजार में मिलते हैं, हमारे घर में मिलते हैं, खाते हैं। कभी कभी वो भी हमको नुकसान कर जाते हैं। तो खाद्य टीके निर्माण करने का भी कार्य हमारे वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। फिलहाल जनुकीय प्रौद्योगिकी की सहायता से आलू का उत्पादन लिया जा रहा है और इन आलूओं को, आलू के उत्पादन से इन आलूओं को जनुकीय पारिशिक आलू कहते हैं। ये आलू जैसे जीवाणुओं के खिलाफ कार्य करेंगे। ये आलू खाने से कालरा या ई कोलाई जीवाणुओं से होने वाले रोगों के खिलाफ प्रतिकारक शक्ति का निर्माण होता है और जनुकीय पर पारिशित आलू उबाल कर खाने से हमको लाभ होता है। तो बच्चों, जो खाद्य पदार्थ हमको नुकसान करते हैं उनके लिए भी टीके बनाए जा रहे हैं, जिससे आप कुछ खाने से बीमार हो तो आपको आसानी से ठीक किया जा सके। तो आगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में, माने तीसरे वीडियो में, हम आपको रोगोपचार के बारे में, जैसे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, रोगोपचार के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस पाठ में बच्चों 4 वीडियो है, तीसरा भी है और चौथा भी है। तो हम लोग तीसरा भी देखेंगे और चौथा देखेंगे, तब जाकर ये पूरा पाठ हमारा समाप्त होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।